नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विधवा बूढ़ी सास को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए बहू ने रची साजिश। 75 वर्षीय संगीता रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि पड़ोसन आ गई। कैसी तबीयत है संगीता बहन? तो संगीता बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है, जब तक जिंदगी है बीमारियां तो साई की तरह चिपकी ही रहेंगी। संगीता, तू शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो अफसर है, खूब अच्छे से रखेगा तुझे। अरे बहन, गांव में मुझे कोई कष्ट थोड़ी है। सुबह सुबह 4 रोटियां सेक कर रख लेती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई सर दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस एक ही परेशानी है कि बैठे बैठे यह पहाड़ सा दिन कटता नहीं। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ। दिन भर यही सब चलता रहता है। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए संगीता जी के साथ खाट पर बैठ गई और बोली, हाँ संगीता, जीवन की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। जवानी में इंसान के पास काम इतना होता है कि वक्त नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता, वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में रम जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बैठकर बस मौत का इंतजार किया करते हैं, और उनमें से अगर एक साथ छोड़ दे तो दूसरे का जीवन तो नर्क बन जाता है। अब देख, जब से मदन भाई साहब गुजरे हैं, तेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है। ज्यादा नहीं तो कुछ दिन के लिए बेटे के घर घूम आओ, तेरा मन भी और हो जाएगा। हाँ बहन, सोचती तो मैं भी यही हूँ। कल चिराग का फोन आया था, कह रहा था कि अगले हफ्ते आएगा। जब आएगा तो उससे कहूँगी कि मुझे अपने साथ ही ले चल। चिराग अपनी माँ संगीता से मिलने 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ की आंखें खिल उठीं। अम्मा झट से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगी। बेटे की आने की खुशी इतनी कि अम्मा बीमारी कमजोरी सब भूल गईं और चिराग की मनपसंद पूरी सब्जी बनाने लगीं। लेकिन जब अम्मा सब्जी बनाने लगीं तो आंखें कमजोर होने के कारण मालूम ही नहीं पड़ा कि कितना पानी डाल दिया। पूरियां बनाई तो कहीं से मोटी और कहीं से पतली, और कांपते हाथों से जैसे ही तेल में तलने लगीं तो तेल की छींटें हाथों पर आ गिरीं और फफोले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर चिराग ने माँ के हाथों को कुछ आराम दिया तो अम्मा अपराध भाव से बोली, क्या करूं बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव ठीक से काम नहीं कर पाते। अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे 2 रोटी बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं ना बना सकी। तो चिराग बोला, क्या अम्मा, अच्छा भला तो बनाया है। जितनी बार भी तुम्हारे हाथों से पूरी सब्जी खाई है, मज़ा ही आ गया। अम्मा का दिल रखने के लिए चिराग ने कहा, और आधा अधूरा पेट भर के ही उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी अम्मा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसे सोचते हुए उसने अम्मा को अपने साथ चलने को कहा तो अम्मा उसे मना न कर पाईं, और दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए संगीता बड़े शौक से अपने बेटे के साथ शहर चली आई। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा, यह सोचकर संगीता को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही संगीता बेटे के घर पहुंची, उन्हें इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें देखते ही उनकी बहू शिखा का तो मुंह उतर गया, बिना मन के ही उनके पैर छुए। पोता पोती से मिलने का जोश भी वहीं खत्म हो गया। जब दोनों ने आकर नमस्ते किया, औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत चले गए। अपने बेटे के घर में ऐसा स्वागत पाकर संगीता हक्की बक्की खड़ी रह गई। इस समय बहू की जोरदार आवाज़ सुनकर कांप सी गई। बहू काम वाली बाई से कह रही थी, पीछे वाले छोटे कमरे में से सारा कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके अम्मा के लिए पलंग बिछा दो।
बाथरूम पास में ही है तो अम्मा को तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए अम्मा को कहा, यहाँ बैठ जाओ अम्मा, चाय पियोगे? हैरान सी अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद बाई चाय की ट्रे और नाश्ता लेकर अम्मा के पास आ गई। लीजिए अम्मा जी। संगीता इधर उधर देखते हुए बोली, कोई नज़र नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया, साहब का तो पता नहीं, पर शिखा मैम साहब तो अपनी सहेली के यहाँ किट्टी पार्टी में गई हैं और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए हैं। अकेले बैठकर उदासी संगीता चाय के घूंट भरते हुए सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय की खातिर यहाँ आई थी? संगीता शहर में आ तो गई थी, लेकिन अपने अकेलेपन का दर्द उन्हें परेशान करता रहता। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहता था। हालांकि उनका बेटा चिराग उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। दिन में एक बार उनका हालचाल भी पूछ जाता, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं होता था कि वह अपनी अम्मा के पास बैठ सके। संगीता के खाने पीने और कमरे की साफ सफाई का ख्याल काम वाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं, और अगर चिराग अपनी पत्नी शिखा को अम्मा का ख्याल रखने को कहता तो वह उल्टा उस पर ही भड़क पड़ती थी। अच्छी भली गांव में रह रही थीं, क्या ज़रूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सर मरने की? इसी बात पर अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था। अब तो चिराग ने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ले देकर पूरे घर में एक काम वाली बाई मीना ही थी जो संगीता जी के साथ थोड़ा हंस बोल लेती थी। वह एक दयालु औरत थी जो अम्मा जी के अकेलेपन को भली भांति समझती थी। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वह यहाँ नौकरी कर रही थी। काम करते हुए कभी अपना हालचाल बांट लेती थी तो कभी अम्मा जी का हालचाल सुन लेती थी। उसके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था, लेकिन शिखा को उनकी बात भी पसंद नहीं थी। अक्सर नाक भौं सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज़ में उन्हें सुनाती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही लोगों के साथ ही तो बातें करेंगी। बातें करने के लिए अब काम वाली बाई ही मिली थी इन्हें। न जाने कहाँ से लाकर इस गंवार को यहाँ बिठा दिया है। बहू की यह बातें अम्मा के दिल में तीर सी चुभती, लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुप करके पी जाती, किसी से कुछ न कहती। एक दिन जब मीना काम पर नहीं आई तो अम्मा बेचैन हो उठीं। आखिर उसके अलावा और कौन था उनके पास हंसने बात करने वाला? वह दिन अम्मा ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब अगले दिन मीना काम पर आई तो अम्मा ने न आने का कारण पूछा। अम्मा के पूछते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और रोते हुए बोली, कल मेरे बच्चों को गंभीर चोट आ गई थी तो उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने बहुत खर्च बता दिया है, इतना तो मेरे पास है भी नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। उसकी बात सुनकर अम्मा को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा चिराग ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो अम्मा ने बाई की मदद करने के लिए उनसे कुछ पैसे मांगे। तो चिराग बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं शिखा से कह देता हूँ, वह आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर चिराग चला गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनकी बहू शिखा पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। क्यों अम्मा, हमने कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसे की ज़रूरत आन पड़ी? लेकिन जैसे ही अम्मा ने काम वाली बाई की बात की तो शिखा भड़क उठी। हाँ, बड़ी जायदाद छोड़ कर गए हैं बाबूजी हम लोगों के लिए, जो अब काम वाली बाई पर लुटानी बाकी रह गई थी। और वैसे भी काम वाली बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है, उससे ज़्यादा मैं किसी को 1 रुपए भी फालतू नहीं देने दूंगी। और अम्मा आप कान खोलकर सुन लीजिए, अपने काम से मतलब रखा कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर शिखा ने अपनी मीना को खूब फटकार लगाई। बहू का यह रूप देखकर अम्मा तो जैसे पत्थर की मूर्ति होकर अपनी कुर्सी पर ही बैठी रह गईं।
अम्मा जब से आई थीं तब से ही शिखा की आंखों में खटक रही थीं। अक्सर वह अपने पति से भी कहती थी कि अम्मा को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि वह वहाँ अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सकें। लेकिन चिराग अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब चिराग अपने ऑफिस से घर लौटा तो शिखा को नोटों की गड्डी देते हुए बोला, शिखा यह संभाल कर रख लो, पूरे 2 लाख हैं। शिखा ने अपनी अलमारी में वह पैसे रखे और अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले ही दिन घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब चिराग ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो शिखा बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे वह पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर चिराग बोला, अरे तुमने कहीं और रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। तो शिखा ने तिरछी नज़र से अम्मा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे, अब हम दोनों के अलावा तो एक ही जन बचता है इस घर में जो पैसे उठा सकता है। और वैसे भी कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मा मीना को देने के लिए तुमसे पैसे मांग भी रही थीं। मुझे तो लगता है कि शिखा की यह बात सुनकर चिराग को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, शिखा तुम अपनी हद पार कर रही हो, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। माँ भला अपने ही घर में पैसों की चोरी क्यों करने लगी, और वैसे भी मेरा सब कुछ उनका ही है। चिराग बहुत परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। तभी शिखा बोली, चिराग एक बार मेरी बात मानो और अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो, मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिलेंगे। अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं लूँगी, लेकिन चोर बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए शिखा अम्मा जी के कमरे में घुस गई तो अम्मा बोली, बहू यह तुम क्या कर रही हो, मेरा यह सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो। तो शिखा ने कहा, अम्मा जी आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ऐसा कहते हुए शिखा ने अम्मा का संदूक खोला और सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। तभी संदूक से नोटों की गड्डी निकल आई। यह देखते ही चिराग चौंक गया और बौखलाते हुए बोला, माँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यह हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही ज़रूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। फिर शिखा बोली, यह क्या, यहाँ तो केवल 1 लाख पड़े हैं, मुझे लगता है बाकी का 1 लाख काम वाली बाई को दे चुकी हैं तुम्हारी माँ। तभी मीना बोली, नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। उसके लाख कहने पर भी शिखा नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। चिराग अपनी नज़रें झुकाए ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी अम्मा मन ही मन रोती रहीं। खुद से आंख मिलाने में भी उन्हें शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगी, इतना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया, और वह मेरा बेटा जिसे पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, उस बेटे ने मुझ पर लगा चोरी के इल्जाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। बूढ़ी माँ की आत्मा परेशान थी, दिल में तूफान उठ रहा था लेकिन ऊपर से बिल्कुल चुप थी। कभी कभी चिराग के भी दिमाग में आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह पत्नी को भी यह बात समझाना चाहता था। एक आध बार उसने शिखा से दबी आवाज में इस बारे में बात भी की, लेकिन शिखा कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन शिखा ने कहा, चिराग बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें गांव वापस छोड़ाओ ताकि वह भी खुश रहें और हम लोग भी। फिर चिराग बोला, शिखा तुम पागल हो गई हो क्या? गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं, और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़कर आऊँगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मुझ पर सब थू थू करेंगे। और वैसे भी माँ की जो हालत है उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर शिखा ने कहा, तो ठीक है, गांव में नहीं छोड़ सकते तो अम्मा को वृद्ध आश्रम छोड़ाओ, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती।
उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बस फिर क्या था। अगले दिन चिराग अपनी माँ के कपड़े पैक करते हुए बोला, माँ, मेरी एक वृद्ध आश्रम में बात हो चुकी है। कल सुबह मैं आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊंगा। अब आप वृद्ध आश्रम में ही रहेंगी। चिराग ने देखा तो अम्मा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और केवल इतना ही बोलते जा रही थीं, बेटा, मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आ गए। वृद्ध आश्रम जाते समय पूरा रास्ता अम्मा बस यही बोलती रही कि बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वृद्ध आश्रम नहीं जाना चाहती। मैं घर के किसी कोने में ही पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा केवल एक सहारा है। अब तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा। अम्मा गिड़गिड़ाते रह गईं, लेकिन चिराग ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और वापस कभी पलटकर भी नहीं देखा। चिराग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया और अम्मा को वृद्ध आश्रम भेजकर शिखा के कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई थी। आज अम्मा को वृद्ध आश्रम पहुंचे पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान अम्मा ने चिराग से फोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों बार ही शिखा ने फोन उठाया और यह कहकर फोन काट दिया कि किसी काम से बाहर गया है। आज ऑफिस जाने को चिराग तैयार ही हुआ था कि तभी उसके पास फोन आया, मिस्टर चिराग, आपकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर चिराग स्तब्ध सा रह गया और तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही चिराग अपनी पत्नी के साथ वृद्ध आश्रम पहुंचा तो अम्मा के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन चिराग ने देखा कि मृत होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों से एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुए थी और माँ की दोनों बाजू में ऐसे ही अकड़ चुकी थीं। फिर एक बूढ़ी महिला चिराग के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो चिराग ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वह बोली, बेटा, तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से ही गुमसुम सी रहती थी। बस तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाए कुर्सी पर बैठी रहती थी और एक दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर वह बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, एक भली औरत अपने बेटे को साथ लेकर जरूर उनसे मिलने आती थी। उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए वह अपने घर से खाना बनाकर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन उसके जाते ही वह फिर से गम के गहरे समंदर में गोते खाने लगती थीं। किसी औरत और किसी बेटे का नाम सुनकर चिराग चौंक गया कि आखिर वह औरत कौन थी। फिर वह वृद्ध महिला बोली, अकेले बैठकर आंसू बहाती हुई केवल एक ही बात करती थी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। कल रात को भी वह इस तरह बैठी थी और जब मैं सुबह उठी तब भी वह ऐसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैं जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया डुलाया तो तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने वृद्ध आश्रम के संचालक को सूचना दी तो डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थीं। तभी उस वृद्ध महिला ने चिराग को एक चिट्ठी पकड़ाते हुए बोली, बेटा, यह पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था। इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। चिराग अपनी अम्मा का लिखा आखिरी पत्र पढ़ने लगा, लेकिन उस पत्र में जो कुछ लिखा था पढ़ते ही चिराग को एक गहरा झटका लगा और उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रही थी। तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थीं। वह पत्र पढ़कर चिराग अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको समय नहीं दिया और आज मुझे समझ आया कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। उसके बाद अम्मा के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया। बड़े दुखी मन से चिराग ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। चिराग की पत्नी को
यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी पत्र पढ़ते ही अचानक चिराग को क्या हो गया था। ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा था। शिखा ने चिराग के आंसू पोंछते हुए कहा, चिराग, खुद को संभालो, मरकर कोई वापस नहीं आता और इस सच को बदला नहीं जा सकता। तभी चिराग गुस्से से शिखा को देखने लगा और उसका हाथ झटकते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन जब वह इस दुनिया में थी उन्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी। वह मुझसे बातें करना चाहती थीं, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया और यह सब केवल तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरी माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अपने अंतिम समय तक वह बस एक ही बात कहती रहीं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास किया तो सिर्फ तुम पर, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। चिराग के मुंह से यह बातें सुनकर शिखा हैरान रह गई। इस समय चिराग ने शिखा की माँ को फोन लगाया और बोला, जल्दी से आओ और ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी शिखा जोर से चिल्लाई, चिराग, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बताते क्यों नहीं? तभी चिराग ने कहा, बस थोड़ी देर और, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में शिखा की माँ अपने बेटा बहू को साथ लेकर गुस्से में बौखलाई हुई उसके घर आ गई। फिर उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? चिराग चिल्लाया, जो आप लोगों के बस में हो आप वह करो, लेकिन यह औरत अब मेरे घर में नहीं रहेगी। आप जानते भी हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया है। चिराग की गुस्से भरी जोरदार आवाज़ सुनकर शिखा की माँ शांत होते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऐसा भी क्या कर दिया शिखा ने कि तुम उसे घर से ही निकाल रहे हो? सासू माँ, अगर मेरी बात का इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तभी उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, जो सबसे नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी। फिर चिराग बोला, ठीक है, अगर यह नहीं बता रही तो मैं बताता हूँ कि आखिर उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटकती रहती थी। इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की ही वजह से, और अब उनके वृद्धावस्था में जब मैं उन्हें अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए चिराग ने अपनी सास को अपनी माँ का लिखा हुआ वह पत्र दिखाया और कहा, यह पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही है। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटे चिराग, सदा खुश रहो। बेटा, जीते जी तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा यह खत पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, वह तो आए दिन मुझे ताने ही सुनाती थी। जब मैं काम वाली बाई को देने के लिए तुमसे पैसे मांगे और तुम बहू को यह जिम्मेदारी देकर ऑफिस के लिए चले गए तो बहू ने मुझे जो खरी खोटी सुनाई उसे मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ के लाचारी पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी ताकि उसे बेचकर वह अपने बच्चों का इलाज करवा सके। लेकिन वह इतनी स्वाभिमानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्ध आश्रम भेज दिया है, वह मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। अरे, वह तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी,
लेकिन मैं ही यह कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा चिराग मुझे लेने ज़रूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद शिखा मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा, यूँ बैठे बैठे तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी, पार्क में जाकर थोड़ा टहल लिया करो। और ऐसा कहते हुए उसने मीना के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया था। लेकिन मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी, उसे आज मेरी इतनी चिंता कैसे होने लगी। वह मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है। फिर मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रखकर मुझ पर और अपनी काम वाली बाई पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा देगी। पत्र पढ़ते पढ़ते चिराग रोने लगा और फिर बोला, सासू माँ, यह तो मैं जानता था कि आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती है, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी यह मैं नहीं जानता था। तभी शिखा की माँ बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो चिराग ने कहा, सासू माँ, यह बात बिल्कुल सच है और यह उस दिन की बात है जब आपने अपनी बेटी को सोने की चेन दी थी। सोने की चेन का नाम सुनते ही शिखा की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो शिखा को कोई सोने की चेन नहीं दी। फिर चिराग ने कहा, अच्छा, पूछे अपनी बेटी से, उसने तो मुझे अपनी नई सोने की चेन दिखाते हुए यही कहा था कि यह मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही शिखा के पसीने छूटने लगे। फिर चिराग ने कहा, सच सच बताओ शिखा, चेन तुमने इस 1,00,000 रुपए से खरीदी थी ना, जो गायब हुए थे। यह सुनकर शिखा के भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबकी नज़रें शिखा पर थीं, लेकिन शिखा नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ी रही। तभी शिखा की माँ आगे बढ़ी और गुस्से से उसके मुंह पर 2 तमाचे मारे। फिर चिराग ने कहा, मैं ही बेवकूफ़ था जो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं समझ पाया कि अम्मा के 2 संदूक थे और तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने किस संदूक में और कहाँ पैसे छुपाए हैं। जो संदूक खोलते ही तुमने पैसे निकाल दिए। फिर चिराग ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है कि उनका गांव वाला मकान काम वाली बाई मीना के नाम पर कर दिया जाए, ताकि अंतिम समय में जो उसने मेरी माँ की सेवा की है मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखने का उनका उद्देश्य किसी को गुनहगार साबित करना नहीं था, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना था। और वह चाहती हैं कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह सब पढ़ते पढ़ते चिराग फूट फूट कर रोने लगा और यह कहते हुए ज़मीन पर बैठ गया कि अगर मैं अपनी माँ को न छोड़ा होता तो आज वह मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैं एक बार उनकी बात पर भरोसा किया होता। उसे ऐसे रोते देखकर शिखा की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, ऐसी बेटी से अच्छा तो मेरी कोई बेटी ना ही होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ ये सब करें तो तुझे कैसा लगेगा। एक और तेरी सास थी जिसे एक गरीब की मदद करने के लिए अपनी सोने की अंगूठी दे दी, वहीं दूसरी ओर तुम हो जिसने एक सोने की चेन खरीदने के लिए और अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। फिर चिराग को हौसला देते हुए उसकी सास बोली, बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी और जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ है वह सब भूलना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका दे दो। और तुम्हारी माँ की भी तो यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। आज शिखा को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया जिसके कारण उन्होंने इतना दुख सहा।
अंतिम समय में अम्मा की सेवा करके मीना ने उन पर जो उपकार किया था उसे मानते हुए चिराग ने माँ का गांव वाला मकान मीना के नाम कर दिया। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए चिराग ने शिखा को घर में तो रख लिया, लेकिन कभी उसे माफ़ न कर पाया। शिखा पूरी कोशिश कर रही थी कि चिराग के दिल में वापस अपनी जगह बना सके, लेकिन शायद अब यह संभव नहीं था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।